हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है सबक। ले बुढ़िया, तुम अपनी फटी पुरानी गंदी साड़ी मेरे बाथरूम में मत धोना, बाहर आंगन में जाकर धोना। ठंडी का मौसम था, हाथ पैर कांप रहे थे। ऐसी हालत में भी भारती जी को अपने कपड़े धोना था। बाहर बहुत ठंडी थी, इसलिए भारती जी अपनी साड़ी घर के अंदर बाथरूम में धो रही थी कि इतने में उनकी बहू आई और कहने लगी कि यहाँ पर कपड़े मत धोना। भारती जी अपने कपड़े उठाकर धीरे धीरे बाहर आंगन की तरफ निकली और मन ही मन कहने लगी कि भगवान ऐसी नालायक बहू किसी को ना दे, यह मुझे कभी भी सुकून से जीने नहीं देगी। यह तो कभी मेरे कपड़े धोती नहीं है, मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है। ऐसी नालायक बहू तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। ऐसा कहते हुए भारती जी आंगन में अपने कपड़े धोने लगी। पानी बहुत ठंडा था, इस वजह से उन्हें और ज्यादा ठंड लगने लगी। जैसे तैसे कपड़े धोकर घर में आकर कंबल लपेटकर बैठ गई। जब उन्हें कंबल में गर्माहट महसूस होने लगी, फिर से अपनी बहू को मन ही मन कोसने लगी। मेरे ही नसीब में बैठी थी ऐसी नालायक बहू, जो हर रोज मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। मेरे ही घर में आकर मुझे ही रुआब दिखा रही है। पता नहीं भगवान भी किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। भारती जी के पति किशोर जी का 2 साल पहले ही निधन हुआ था। उन्हें एक बेटा था सचिन, और उसकी शादी हो चुकी थी। किशोर जी थे तब तक तो सब ठीक चल रहा था। ससुर के निधन के बाद बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। सचिन भी उसे कुछ नहीं कहता। इसी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ रही थी और वह सर पर चढ़कर नाचने लगी। भारती जी की पड़ोस में रहने वाली आशा जी की भी ऐसी ही हालत थी। भारती और आशा जी दोनों ही बचपन की सहेलियां थी, और किशोर जी और मुकेश जी यह भी दोनों ही बचपन के दोस्त थे। भारती की शादी में मुकेश जी के परिवार वालों ने आशा को अपने बेटे के लिए पसंद किया था और वहीं शादी की तारीख भी पक्की कर दी थी। दोनों बचपन की सहेलियां अब शादी करके पड़ोसी बन गई थी। मुकेश जी का निधन हुए 3 साल हो चुके थे। आशा जी की बहू भी उन्हें ऐसा ही परेशान किया करती थी। आशा जी को तो 2 लड़के ही थे और दोनों की शादी हो चुकी थी और उन्हें बच्चे भी थे। आशा जी की बड़ी बहू उनसे घर का सारा काम करवाती, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू मारना और बाकी का काम भी करवाती। आशा जी स्वभाव से एकदम शांत और गरीब थी। शांत और गरीब तो भारती भी थी, लेकिन वह कभी कभी अपने बहू के बातों का मुंह तोड़ जवाब भी देती थी। पर आशा जी चुपचाप अपने बहू के जुल्म ताने बर्दाश्त करती। आशा की बहू कहती, यह क्या, तुम्हें तो सही से झाड़ू मारना भी नहीं आता। इतना खाली हो फिर भी तुम्हारे शरीर में जान नहीं है क्या? कहाँ रखती हो खाया हुआ? सब फटाफट हाथ चलाना, घर में और भी काम है करने के। वह क्या तुम्हारी माँ आके करने वाली है? बहू, तुम मेरी माँ को क्यों बीच में ला रही हो? वह तो इस दुनिया में नहीं है। ये बुढ़िया, मुझसे बहस मत करना, काम पर ध्यान दो। ठंडी के मौसम में कांपते हुए हाथ आशा जी के घर काम करने लगी। ठंडी के कारण उनके हाथ पैर कांप रहे थे। बर्तन धोते वक्त उनके हाथ से कांच की कटोरी फिसल कर टूट गई। कटोरी की आवाज सुनकर बड़ी बहू भागते हुए आई और फिर से उल्टा सीधा बोलने लगी, और उसके साथ छोटी बहू भी बातें सुनाने लगी। कहने लगी, एक काम भी सही से नहीं आता तुमको बुढ़िया, किसी काम की भी हो नहीं। दोनों बहू की बातें आशा के दिल पर लग गई और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आशा जी की दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक बदतमीज और बिगड़ैल थी। अपनी सास को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अगर कभी आशा जी और भारती जी बात करते दिखाई दें तो इनकी बहुएं उन्हें देखकर बहुत चिढ़ती थी और उन्हें कभी आपस में बात करने नहीं देती। इनके बेटे तो बीवियों के गुलाम हो गए थे। उनके सामने ही उनकी पत्नियां उनकी मां पर हुक्म चलाती हैं, उन्हें परेशान करती हैं। यह देखकर भी बेटे अपने पत्नियों से कुछ नहीं कहते, उल्टा अपनी बूढ़ी माँ पर चिल्लाते हैं, माँ तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है,
तुम्हें देखकर काम करना चाहिए था ना। एक दिन आशा जी और भारती जी कपड़े सुखाने के बहाने छत पर जाती हैं। भारती जी कहती हैं कि कल तुम मुझे 7 बजे अपने गली के कोने पर मिलना, हम कल साथ में सब्जी लाने जाएंगे। दूसरे दिन सुबह गली में मिलती हैं और दोनों आपस में बातें करते हुए निकलती हैं। क्या बताऊं आशा, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। सचिन भी उससे कुछ नहीं कहता। पत्नी के प्यार में अंधा गूंगा बहरा हो गया है। उसकी पत्नी मुझे इतनी तकलीफ देती है, मुझे इतना परेशान करती है, इस पर भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। हमेशा अपनी पत्नी की बाजू लेता रहता है, उसी का साथ देता है। अपनी बहू पर गुस्सा निकालते हुए भारती जी ने कहा, मेरे घर में तो 2 बहुएं हैं और दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा बदतमीज हैं। हमेशा मेरे किए हुए हर काम में गलतियां निकालती हैं कि तुमने यह काम सही से नहीं किया, वह काम सही से नहीं किया। खुद तो कभी घर का काम करती नहीं और मेरे किए हुए काम में गलतियां निकालती हैं। घर का सारा काम हम करें और यह मजे से बैठकर सिर्फ खाने का काम करती हैं। इतना काम करने के बावजूद भी खाने को भी सही से नहीं मिलता, बासी रोटी और अचार देती है। अगर हम लोग यही काम दूसरों के घर में करेंगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यह हमारे बहुएं हमें आने वाले कुछ दिनों में ही मार देंगी। इस तरह से आशा जी भारती जी से कहने लगी। फिर भारती जी ने कहा, अपने पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत जमा की हुई रकम है वह लेकर हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भगवान है ना हमारे साथ, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं न कहीं सहारा तो मिल ही जाएगा हमें। इनके साथ रहने से अच्छा है कि हम कहीं चले जाएं। भारती जी की इस योजना पर आशा जी अपनी हामिकारी भरती हैं और सब्जी लेकर अपने अपने घर वापस चली आती हैं। घर आकर अपने काम करने लगती हैं। काम करते करते रात हो गई। रात के अंधेरे में अपने पास जो कुछ जमा पूंजी थी और जो जरूरत का सामान था वह एक थैली में भर के सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सब्जी लाने के लिए पैसे लेकर अपने बहू को कमरे में जाने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही बहू अपने कमरे में गई वैसे ही अपनी थैली उठाकर घर के बाहर निकल पड़ी। दोनों सहेलियां घर से थोड़ा दूर आकर एक दूसरे से गले मिलती हैं। दोनों बहुत ही खुश होती हैं। आशा जी कहती हैं कि आज के सब्जी के पैसे भी हम लोग लेकर आए हैं। इन्हें तो आज सब्जी भी नसीब नहीं होगा। हर रोज हम लोग ही सब्जी लाकर इन्हें बना कर देते थे। भारती जी कहती हैं, जाने दो, क्यों उनकी फिक्र करना। वह लोग खाना खाएं या भूखे बैठें, उससे हमें क्या। अब हम हमारी जिंदगी सुकून से और आराम से गुजारेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों सहेलियां पैदल चलते चलते दोनों दूसरे शहर में पहुंची और चलते चलते रास्ते में एक गाड़ी के सामने आ जाती हैं। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगता है। डर के मारे दोनों सहेलियां वहीं जमीन पर बैठ गईं। उस गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की उतरते हैं और भारती जी और आशा जी के नजदीक आकर उन्हें पूछते हैं कि आपको कहीं लगा तो नहीं। वह कहती हैं, नहीं लगा, हम ठीक हैं। लड़की कहती है कि माँ जी आपको कहाँ जाना है, बताइए, हम लोग आपको छोड़ते हैं वहाँ पर। भारती जी कहती हैं, हम बेघर हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो लड़की कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी, हम हैं ना, आप हमारे साथ चलिए। वह लड़की उन्हें हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाती है और अपने साथ उन्हें अपने घर ले जाती है। उनसे अपनी पहचान करवाते हुए लड़का कहता है, मेरा नाम हिमांशु है और यह मेरी पत्नी मानसी। हम दोनों ही ऑफिस में जॉब करते हैं और यह हमारा छोटा सा घर है और आज से आप दोनों यहीं रहेंगी हमारे साथ। इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं क्योंकि हमारा भी आपकी तरह इस दुनिया में कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। भारती जी कहती हैं, दिल छोटा मत करो बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मानसी कहती है कि आपका ऐसा कहना ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपनी पत्नी का साथ देते हुए हिमांशु कहता है कि माँ जी आपने ऐसा कहकर हम अनाथ को परिवार दे दिया।
भारती जी कहती हैं, हम कौन होते हैं बेटा तुम्हें परिवार देने वाले? वह तो भगवान है जिसने हमें तुमसे मिलाया, और सौभाग्य की बात तो हमारे लिए है जिसका इस जहां में कोई नहीं, उसे तुम जैसा बेटा और बेटी दे दिए। अच्छा माँ जी, अपना ख्याल रखिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बताना। हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, हमें देर हो रही है। ऐसा कहकर हिमांशु और मानसी ऑफिस के लिए निकलते हैं। आशा जी कहती हैं, कितने अच्छे हैं ना यह दोनों, अपने घर में भी थे ना हमारे नालायक बेटे और उनकी पत्नियां जिन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं थी। इन्हें तो हम लोग पहचानते भी नहीं, फिर भी इन्होंने हमें अपने घर ले आए और हमें अपने घर में सहारा दिया। भगवान ने इन्हें हमारे लिए ही भेजा होगा। भारती जी हंसते हुए कहती हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। दुनिया में हर कोई अपने बेटे और बहू की तरह नहीं होते। दोनों बातें करते हुए थैलियां कोने में रखकर घर के काम में लग जाती हैं, क्योंकि हिमांशु और मानसी सुबह 8 बजे ऑफिस जाकर शाम को 8 बजे घर आते हैं। मानसी आने के बाद भी ऑफिस के काम में लग जाती है। इस वजह से उसे घर का काम करने का टाइम नहीं मिलता। वह दोनों तो ज्यादातर करके खाना भी होटल का ही खाते थे। भारती जी और आशा जी दोनों मिलकर घर का नक्शा ही बदलते हैं। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था वह लेकर वेज पुलाव और कांदा भाजी बनाते हैं। शाम को जब हिमांशु और मानसी घर आते हैं तो घर देखकर ऐसा कहते हैं कि किसी और के घर में आए हैं क्या? भारती जी ने कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। हिमांशु और मानसी घर में सब तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। इतने में पीछे से आशा जी ने आवाज लगाकर कहा कि जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। हिमांशु और मानसी एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। मानसी कहती है, आज पहली बार ऑफिस से घर आकर इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन माँ जी, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? आपको यह सब कर नहीं करना चाहिए था। मैं खाना भी बाहर से मंगवा देती। फिर भारती जी कहने लगी, हमें तो आदत है घर का काम करने की, तुम यह सब रहने दो और बताओ कि तुम्हारा ऑफिस में आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन तो ठीक था, पर थोड़ा काम का लोड ज्यादा है। कोई बात नहीं, खाना खाकर आराम करना, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। हिमांशु कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं अपने माँ के हाथ का बना हुआ खाना कभी नहीं खा पाऊंगा, और मुझे अपने माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आती। पर मैं अपने आप को यह कहकर तसल्ली देता था कि वह तो मेरे नसीब में ही नहीं है। लेकिन देखिए, आज आपने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। सच में माँ जी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना खाते हुए हिमांशु बहुत भावुक हो गया कि तभी आशा जी और भारती जी उठकर हिमांशु को गले से लगाया और कहा कि हम हैं ना, यह तुम्हारी माँ आज से तुम्हारे लिए हर रोज खाना बनाएगी और तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएगी। तुम हर रोज अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओगे। सब लोग खाना खाकर देर रात तक बातें करके सो गए। दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर भारती जी और आशा जी ने हिमांशु और मानसी के लिए चाय, नाश्ता और उनके लिए टिफिन भी बनाती हैं। हिमांशु और मानसी नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों सहेलियां घर के काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन भारती जी ने हिमांशी और मानसी से कहा कि हमें भी कुछ काम करना है। घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है और दिन भर घर में खाली बैठकर हम बोर हो जाते हैं। कुछ काम धंधा करके 2 पैसे कमाने में क्या हर्ज है? हिमांशु कहता है, आपको क्या जरूरत है काम करने की? हम हैं ना। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे कहना, मैं ला दूंगा। आप दोनों सिर्फ आराम करना। यह क्या आपकी उम्र है काम करने की? भारती जी कहती हैं, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। इस बात पर मानसी कहती है, क्या माँ जी, आपने हमें अपना नहीं समझा क्या? हम तो आपको कब का अपना मान चुके हैं और अपने लोग कभी बोझ नहीं बनते अपनों पर।
यह सुन दोनों वृद्ध सहेलियों की आंख से आंसू आ गए। रोते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे सिवा अब है ही कौन हमारा। अगर उस दिन तुम लोग न मिले होते तो पता नहीं आज हम किस हालत में होते। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग दिन भर घर में खाली बैठकर बोर होते हैं। घर का काम भी जल्दी हो जाता है। घर में खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम धंधा करके 2 पैसे कमाने में क्या हर्ज है। हिमांशु और मानसी उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन भारती और आशा उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वह लोग बहुत जिद करते हैं, तब जाकर हिमांशु और मानसी मान जाते हैं। फिर दूसरे दिन हिमांशु बाहर जाकर आस पड़ोस में पूछताछ करता है और 4-5 दिन के अंदर ही हिमांशु अपने घर के नजदीक के मार्केट में एक छोटा सा स्टॉल लगा कर देता है। उसमें भारती जी और आशा जी अपने काम की शुरुआत करती हैं। वह दोनों पूरी सब्जी और चाय पकौड़ा, पानी पूरी आदि बेचना शुरू करती हैं। उन्हें बूढ़ी देखकर पहले कुछ दिन उनके दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। फिर कुछ महीनों बाद उनके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हुई और धीरे धीरे उनके काम में तरक्की होने लगी और बड़े बड़े पार्टियों का ऑर्डर आना भी शुरू हुआ। उन पार्टियों का काम करना 2 लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए काम करने के लिए कामगार भी रख लिए। 1 साल के अंदर ही उनका कैटरिंग का बिजनेस आसमान छूने लगा। लेकिन एक तरफ भारती और आशा जी के घर में उनका यूं अचानक घर छोड़ जाने की वजह से बहुत झगड़े होने लगे थे, क्योंकि ज्यादातर तो घर के सभी काम दोनों सास ही करती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद घर में सब लोग आपस में बहस करने लगे। आशा जी की दोनों बहुएं भारती जी के बहू पर इल्जाम लगाने लगी। हमारी सास बहुत शांत और गरीब थी, जरूर तुम्हारी सास ने हमारे सास को भड़काकर यहाँ से ले गई होगी। अब दोनों पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और इधर भारती जी और आशा जी अपना काम संभाले हुए अपनी जिंदगी खुशी से और सुकून से जी रही थी। हिमांशु और मानसी को भी उन दोनों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता। वह दोनों उनके लिए बहुत खुश थे। दोनों 2 साल के अंदर ही इतने कामयाब हुई कि उन्होंने अपना खुद का घर लिया था। वह दोनों सहेलियां इस कारण हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थी। उनके बारे में न्यूज चैनल पर और अखबारों में भी उनकी तस्वीरें और उनकी प्रशंसा होने लगी। आशा जी के घर उनकी छोटी बहू अचानक अपने सास का फोटो अखबार में देखकर हैरान हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह भागते भागते बड़ी जेठानी के पास आई और उससे कहने लगी कि यह देखिए, यह अपनी सासू माँ ही है ना। जेठानी कहने लगी, यह तो अपनी सासी है और उनके साथ उनकी सहेली भी है। फिर दोनों दौड़ते दौड़ते भारती जी के घर आते हैं और उनकी बहू को टीवी चालू करने के लिए कहती हैं। टीवी चालू होते ही न्यूज चैनल पर अपनी सास को देखकर भारती जी की बहू को चक्कर ही आ गया, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास के बारे में टीवी पर दिखाया जा रहा है। जब होश में आई तो खुशी के मारे नाचने लगी। जैसे ही शाम को पति घर आए, तीनों ने अपने अपने पतियों को सब बताया। सब लोग मिलकर अपनी माँ से मिलने जाने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन भारती जी के बहू बेटा और आशा जी की दोनों बहुएं और बेटे सब मिलकर अपनी माँ से मिलने आते हैं। बाहर से ही घर इतना आकर्षित और खूबसूरत दिख रहा था कि सबकी आंखें चौधिया गई थी। घर के बाहर गेट पर वॉचमैन बैठा था। उसने उन सबको वहीं रोककर पूछने लगा कि किससे मिलना है। भारती जी का बेटा कहने लगा, हम तुम्हारे जो मैडम है ना, उनके बच्चे हैं और हम अपने माँ से मिलने आए हैं। उसी वक्त हिमांशु और मानसी बाहर कहीं से आ रहे थे। इन सब को देखकर आश्चर्य से कहने लगे कि माँ जी ने तो हमसे कहा था कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बेघर हैं, इसलिए उन्होंने हमें अपना बच्चा माना था। अब तक उनका कोई नहीं था, अब अचानक ये कैसे और कहां से आ गए।
घर में जाकर हिमांशु और मानसी आशा जी और भारती जी को बताते हैं कि बाहर कुछ लोग आए हैं और वह खुद को आपके बच्चे कह रहे हैं। यह सुनकर दोनों सहेलियां बाहर आती हैं और उनके पीछे पीछे हिमांशु और मानसी भी आते हैं। सब लोग अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं और वॉचमैन से कहते हैं, अब देखना कैसे हमारी माँ हमें प्यार से अपने गले लगा लेती है। आशा जी और भारती जी का अपने बच्चों पर जो गुस्सा था वह अब तक शांत नहीं हुआ था। उन्हें देखते ही उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और कहने लगे, यह देखो आ गए हमारे नालायक बेटे और उनकी नालायक पत्नियां। आओ, हमें भी इसी दिन का इंतजार था। कहो तुम्हें क्या कहना है। सब लोग एक ही आवाज में कहने लगते हैं कि माँ हमें माफ कर दो और अपने कदमों में हमें सहारा दो। भारती जी और आशा जी हिमांशु और मानसी को अपने नजदीक लेकर उनके सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि अब हम तुम्हारी माँ नहीं, अब हम इनकी माँ हैं। इन्होंने हमें कभी भी कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं होने दी। हमारा बहुत ख्याल रखा, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा और आज हम जो कुछ भी हैं वह भी इन्हीं की बदौलत से हैं। अगर यह लोग ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। इन्होंने हमें अपने घर लाकर हमें अपने घर में सहारा दिया, इसलिए आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यह सुन बहुएं कहती हैं कि माँ जी माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हमें नासमझ समझकर माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आज से हम कभी भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, आपको कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं होने देंगे। हम भी यहाँ आपको सहारा देने आए हैं। तब भारती जी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और हमें तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब यहाँ हमें सहारा देने नहीं बल्कि अपना आसरा बनाने के लिए आए हो। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे नालायक बेटों की। हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ। फिर आशा जी ने कहा कि वॉचमैन इन सब को यहाँ से बाहर निकाल दो। जब हम लोग तुम्हारे साथ थे तब तो तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी। अब हम 2-4 पैसे क्या कमाने लगे, तुम दौड़ते हुए हमारे पास आ गए। पहले तो हमसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, अब अचानक इतनी परवाह क्यों होने लगी। जैसा बर्ताव तुमने हमारे साथ किया वह मैं कभी भूल नहीं सकती। छोटी बहू के ताने, बड़ी बहू का जुर्म और उनके साथ मिलकर तुम भी हमें ही बुरा भला कहते थे। बेटा बहू बहुत गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन जैसा बर्ताव उन्होंने अपनी माँ के साथ किया था अब तक आशा जी वह भूल नहीं पाई थी। भारती जी ने वॉचमैन से कहा कि अगर यह लोग दोबारा यहाँ दिखे तो पुलिस में खबर कर देना। वॉचमैन भी हंसते हुए कहने लगा, क्या हुआ, माँ ने गले से नहीं लगाया? लगाती भी कैसे, जिनकी तुम जैसे नालायक बेटे हो, जिन्होंने अपनी माँ को इस उम्र में इतना परेशान किया है, वह माँ तुम्हें गले कैसे लगाएगी। चलो अब निकलो यहाँ से। सब लोग माँ हमें माफ कर दो कहकर चिल्ला रहे थे, पर दोनों सहेलियों ने उनकी एक न सुनी। हिमांशु और मानसी के साथ घर में चले गए। वॉचमैन ने उन्हें बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया। फिर तीनों बेटे और उनकी पत्नी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए निराश होकर वहां से चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सबक सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब माँ अपने पर आती है तब इंसान की नींव बदल कर रख देती है। उन्हें बूढ़ा बेकार समझकर परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों को हमसे ज्यादा संसार का अनुभव रहता है। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।